2 मार्च 1949 रात का वक्त, लखनऊ का राजभवन। एक ऐसी महिला जो अपनी आवाज से पूरे हिंदुस्तान को मंत्रमुग्ध कर देती थी, आज चुप थी। लेकिन क्या वो खामोशी सिर्फ बीमारी थी या उसके पीछे कोई ऐसी तड़प थी जिसे इतिहास के पन्नों में कहीं छुपा दिया गया? नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी और आज हम बात कर रहे हैं उनकी जिन्हें महात्मा गांधी ने भारत कोकिला कहा। सरोजिनी नायडू एक कवयित्री, एक राजनेता, एक क्रांतिकारी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद जब वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी तो उन्होंने खुद को क्या कहा था? उन्होंने कहा था, आई एम अ गवर्नेस इन अ गोल्डन केज। मैं एक सुनहरे पिंजरे की नौकरानी हूँ। आखिर क्यों एक इतनी बड़ी क्रांतिकारी खुद को कैदी महसूस कर रही थी? क्या वो अपनी मौत का पूर्वाभास कर चुकी थी? आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम सरोजिनी नायडू के जीवन के उन पन्नों को पलटेंगे जो धूल के नीचे दबे रह गए। कहानी शुरू होती है हैदराबाद से। 13 साल की एक बच्ची जो 1300 लाइनों की कविता लिख देती है। निजाम उसे स्कॉलरशिप देकर इंग्लैंड भेजते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है। उस दौर में जब औरतों को घर से निकलना मुश्किल था, एक बंगाली ब्राह्मण परिवार की लड़की को निजाम ने इतनी बड़ी मदद क्यों की? सरोजिनी के पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक वैज्ञानिक थे, लेकिन वो राजनीति में भी सक्रिय थे। निजाम और ब्रिटिश हुकूमत के बीच का जो तनाव था, सरोजिनी के परिवार ने उसे करीब से देखा था। इंग्लैंड में सरोजिनी ने न सिर्फ कविताएं नहीं सीखी, बल्कि वहां उनकी मुलाकात हुई उससे जिसने उनका जीवन बदल दिया, डॉक्टर गोविंदाचार्य नायडू। एक इंटरकास्ट लव स्टोरी जो उस समय के समाज के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं थी। 1905 बंगाल जल रहा था। कविता की दुनिया में डूबी सरोजिनी को गोपाल कृष्ण गोखले ने एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अपनी कलम का इस्तेमाल देश के लिए करो। क्या आप जानते हैं कि सरोजिनी नायडू पहली महिला थी जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने खतरनाक माना था? उनकी आवाज में वो जादू था कि जब वो बोलती थी तो ब्रिटिश सिपाही अपनी बंदूकें नीचे कर लेते थे। धरसना सत्याग्रह की बात है, गांधी जी जेल में थे, नेतृत्व सरोजिनी के हाथ में था। ब्रिटिश पुलिस ने लाठियां बरसाई, लोग खून से लथपथ थे, लेकिन सरोजिनी वहीं खड़ी थी, बिना डरे बिना झुके। उस दिन अमेरिकन पत्रकार वेब मिलर ने लिखा था कि उन्होंने ऐसी खौफनाक बहादुरी पहले कभी नहीं देखी। अब आते हैं उस रात पर, 2 मार्च 1949। सरोजिनी नायडू की तबीयत खराब थी। उन्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा था। उन्होंने अपनी नर्स से कहा, मुझे गाना सुनाओ। नर्स ने गाना खत्म किया और जब वो मुड़ी तो भारत कोकिला हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी, कार्डिक अरेस्ट। लेकिन क्या सिर्फ यही सच था? सालों से काम करते करते उनका शरीर थक चुका था, या फिर वो सुनहरा पिंजरा उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था? मौत के कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा था, आई हैव नो मोर सॉन्ग टू सिंग, आई हैव नो मोर टीयर्स टू शेड। यानी मेरे पास अब गाने के लिए कोई गीत नहीं बचा। क्या वो हार चुकी थी या उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया था? सरोजिनी नायडू सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल है। वो पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, पहली महिला गवर्नर। लेकिन इन पदों से कहीं ऊपर वो एक ऐसी आत्मा थी जिसने भारत को अपनी जड़ों पर गर्व करना सिखाया। हम उन्हें सिर्फ एक ऐतिहासिक नाम के रूप में याद नहीं कर रहे, हम उन्हें याद कर रहे हैं उस जज्बे के लिए जो कहता है कि अगर आपके पास शब्द हैं तो आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। सरोजिनी नायडू चली गई, लेकिन उनकी आवाज आज भी उन हवाओं में है जो आजाद का गीत गाती हैं। आपको सरोजिनी नायडू की कौन सी कविता सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि भारत कोकिला की ये कहानी हर घर तक पहुंचे।